तो दोस्तों हम क्लास 10th बुक्स रीडिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बना दिए, जिसमें हम एक चैप्टर पूरा कवर कर लिए और यहाँ पर पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपने क्या सीखा। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये हमने सीखा। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर अभिकारक किस साइड लिखा जाता है आप बताइए, उत्पाद किस साइड लिखा जाता है। यानी जो अभिकारक होता है रिएक्टेंट और उत्पाद यानी यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन का हल भी निकाल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ताकि जो दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर हो सके। बस द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर इसको संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान का नष्ट नहीं हो सकता। हम किसी भी द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते। आदमी के शरीर से आत्मा भी अगर निकलती है तो 21 ग्राम कम हो जाता है आदमी का शरीर, ठीक है। यानी जो द्रव्यमान के रूप में आत्मा भी देखिए मौजूद होती है हमारे शरीर में। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ये हम जाने, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, तो आप लिख देंगे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, या पदार्थ देता है। तो ये आप लिख देंगे। अब वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आप लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यानी ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होती है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है हम उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं शोषण मतलब आसानी से समझ सकते हैं। जब कोई एक तत्व, ठीक है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापित यहाँ पर बोल ही रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। आप देखेंगे आयन जो है +2 + के रूप में मौजूद होते हैं, तो उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। यानी केवल एक तत्व की आप क्रिया नहीं कराएंगे। यहाँ पर जो लवण या अम्ल हैं वो आप देखिए हमेशा अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो Ki जैसे पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पर बैरियम सल्फेट, तो आप अभिक्रिया करा सकते हैं BaSO4 से। लेकिन अगर आप सोचें पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पर फिर प्लस बेरियम से करवा दें तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर केवल फिर कुछ अभिक्रिया नहीं होगी अगर कम अभिक्रियाशील पदार्थ है। हाँ, अगर ज़्यादा है तो वो विस्थापित कर देगा। अब देखिए यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया से अभिलेय लवण प्राप्त होता है। बिल्कुल आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस अभिक्रिया से अभिलेय लवण प्राप्त होता है, उसमें आ सकता है बहुविकल्प के रूप में, तो आप लिख देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया से। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब है उपचयन। ऑक्सीजन का योग यानी ऋण वृत्तीय तत्व जो होता है उसका योग या धन वृत्तीय तत्व का निष्कर्षण या निकास। हाइड्रोजन जो धन वृत्तीय माना जाता है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। यानी ऋण वृत्तीय तत्व जब यहाँ पर निकलता है तो वो अपचयन कहलाता है और धन वृत्तीय तत्व जब जुड़ता है तो वो अपचयन कहलाता है। तो ये उल्टा मतलब जस्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कुछ नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन को ढूंढना है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर PbO है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं PbO है और यहाँ पर हो गया कार्बन। PbO जब यानी लेड ऑक्साइड जो है कार्बन से अभिक्रिया करता है तो लेड बना लेता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी कार्बन जो है लेड ऑक्साइड से लेड को विस्थापित कर देता है, यानी एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। हमें देखिए असत्य कथन का पहचान करना, कितना असत्य का। तो देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो जो लेड ऑक्साइड है उसमें से अपचयित तो हो ही रहा है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन देखिए देख सकते हैं ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये अपचयित हो रहा है, ठीक। ऑक्सीजन जुड़ता तो उपचयित होता है। अब देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कार्बन उपचयित। हम जानते हैं कि एक पदार्थ अगर अपचयित होगा तो एक उपचयित होगा, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी सही है। तो अब आखिरी के जो दो हैं ये गलत हो जाएंगे। तो आप आसानी से ये कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये ए है और बी, ये वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आगे क्या है, Fe2O3 +
2Al तो Al2O3 प्लस Fe। देख सकते हैं एल्युमिनियम जो है आयरन को आसानी से यहाँ पर दिख रहा है कि विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हैं Fe2O3 था और Al से अभिक्रिया के एल्युमिनियम से, यानी क्या फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम से अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और यहाँ पर आयरन विस्थापित हो गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो आप यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे, ये यहाँ पर विस्थापित हो गया। अब यहाँ पर आगे है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। जब हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, लौह चूर्ण कोई भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर लौह चूर्ण मान लीजिए ले लिए, ठीक है, लौह चूर्ण। अब लौह चूर्ण यहाँ पर हम लेंगे तो लौह चूर्ण, देखिए लौह चूर्ण का मतलब है Fe हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं। तो Fe हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है, Fe यहाँ पर ले लिए। अब लौह चूर्ण किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी HCl से, ठीक है, HCl में। तो यहाँ पर देखिए क्या अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर FeCl बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा और प्लस यहाँ पर बन जाएगा H2। तो देख सकते हैं क्या बन रहा है, आयरन यहाँ पर लवण एवं जल बनता है। आप देख सकते हैं आयरन लवण एवं जल, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो पहला ही कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का सत्य हो जाएगा। तो अब आगे के क्वेश्चन हम आगे हल करेंगे, पूरा चैप्टर वाइज चलेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज के नाम से क्लास 10th NCERT साइंस चैप्टर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट है, तो ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो वहाँ पर आपको नंबर 1 से सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको फिजिक्स के भी मिलने वाले हैं आगे चलकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।